अमर शहीद वीर नारायण सिंह, एक सच्चे सपूत की कहानी। छत्तीसगढ़ के मिट्टी के वो महान सपूत जिन्होंने ने पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, आज आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भू-भाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म सद्भावना की भावना है। आदिवासी वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम रोशन किया है। ये राज्य अपनी संस्कृति, भाषा, एकता का महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में महान विभूतियों ने जन्म लिया और इस माटी को गौरवित किए हैं। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना के जमींदार वीर नारायण सिंह बिझवार का जन्म सन 1795 में हुआ। इनके पिता रामराय सोना खान के जमींदार थे। रामराय ने ब्रिटिश काल के संरक्षण काल आरंभ होते ही 1818-19 में अंग्रेजों एवं भूसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्शन ने दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के सोना खान जमींदारी के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई। इसके बाद भी रामराय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिंझवारों का की तलवार का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। सन 1830 में रामराय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। नारायण सिंह बाल्यकाल से ही तोर धनुष और बंदूक चालाना सीख चुके थे। मृदुभाषी, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे आम जानों से जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और त्योहार में सम्मिलित होते थे। वे अपने कब्रे घोड़े पे सवार होकर गांव-गांव भ्रमण, जान समस्या सुनते थे। उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, जान समस्याओं को दूर करना जाए अनेक कार्य किए। सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तीनों तालाब हैं जो इस जमींदार के सच्चे कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास पेड़ लगाकर नंदनवन का रूप दिया था। उनके पिता रामराम ने जीते जी जो परंपरा शुरू की थी उन्होंने तथा उनके पुत्र अन्याय और शोषण के विरोध वीर नारायण सिंह ने अल्पायु से ही अपने पिता के संघर्षों में भो साथ रहते थे। उन्होंने अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह जैसी धैर्य एवं साहस एवं पिता रामराय जैसे जान नेतृत्व करने की अपूर्ण क्षमता थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिला। जमींदार बनते ही सभी जनप्रिय गुणों को देखने मिलने लगा। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझ और दूर करने के लिए अनेकों उपाय करने लगे, जिससे प्रजा की समस्याओं का निराकरण होते रहे। जमींदार होने के बाद भी वीर नारायण सिंह बहुत ही सामान्य सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनकी मकान कोई बड़ी हवेली या किला नहीं था। वे बांस और मिट्टी से बने साधारण मकान में रहते थे। वे आम जनता के बीच सामान्य रहकर ही अपने क्षेत्र की दौरा करते थे। सन 1835 से 1854 के मध्य सोना खान जिम्मेदारी में अनेक समस्या आती रही, किंतु वीर नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। वे अपने गांव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इस समय अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। नागपुर में रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था। राजा आवेशता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। सोना खान जमींदारी से वह सतर्क था। इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिल गया। कैप्टन एलियट ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा किया। वह सरकार को रिपोर्ट भेजी जिसमें नए ढंग से टिकोली मतलब लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुआ। वीर नारायण सिंह ने इस नई नीति का विरोध किया। सोना खान जमींदारी से टिकोली लगान की जमा न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी एलियट वीर नारायण सिंह से परेशान था। वह वीर नारायण सिंह को दंडित करने की प्रतीक्षा में था। इसके लिए वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। कमिश्नर सी एलियट ने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय व अत्याचारपूर्ण है। ऐसे स्थिति में मैं उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लुटे जाने की सूचना प्राप्त हुआ। अतः डिप्टी कमिश्नर ने वीर नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु वे नहीं आए। इस कारण वीर नारायण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हुआ ये था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिससे वीर नारायण सिंह के जमींदारी के जनता दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव में माखन लाल नमक व्यापारी के पास अनाज के विशाल भंडार थे।
वीर नारायण सिंह को लगा कि जनता भूखे मरते रहे और व्यापारी अनाज जमा करते रहे। अतः वीर नारायण सिंह ने गोदाम के ताले तोड़ दिए और उतना अनाज निकाल लिए जितना भूख से मरते किसानों व जनता के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह इतना ईमानदार थे कि जो अनाज लिया था उसके विषय में तुरंत कमिश्नर को पत्र लिखा, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोनाखान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी थी और थोड़ा बहुत परेशानी के बाद उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना व जागरूकता अधिकारियों की चुनौती थी। नारायण सिंह को चोरी व डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया। सोनाखान के किसान व जनता अपने जमींदार को जेल में देख बेचैन थे, दुखी थे, परंतु उसके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय अंग्रेजी सत्ता के विरोध में देश में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी। इसका लाभ उठाकर सोनाखान के किसानों व जनता ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता व क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से वीर नारायण सिंह ने रैप गुलदस्ता जेल से भागने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन जेल में बंदी रहने के बाद वीर नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ जेल से भाग निकले। वे जेल से भागकर सोनाखान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। अंग्रेज हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित करवाया था, साथ ही एक सैनिक दस्ते को सोनाखान पकड़ने को भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने व पकड़ने में असमर्थ रही। अपने बिच पाकर किसान व जनता अपने जमींदार वीर नारायण सिंह को गांव-गांव में आदिवासी अपने नेता जमींदार को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चित होकर अंग्रेजी हुकूमत के विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव बजने लगा। वीर नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए अपनी ताकत लगा देगी, और उत्साही हुआ। वीर नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह किए बिना अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष विद्रोह का सखनाथ जारी रखा। आदिवासी जमींदार वीर नारायण सिंह के साहसिक कार्य ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोनाखान पहुंचकर वीर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारी की एक सेना बनाने में सफलता पाई। उन्होंने हथियार व गोला बारूद बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर सोनाखान पहुंचे और सभी रास्तों पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी। रायपुर अंग्रेज कमिश्नर सी इलियट, जो जब से वीर नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने व सोनाखान पहुंचने का समाचार जब से मिला था उसकी नींद हराम हो गई थी। रायपुर में अंग्रेजी फौज थी, पर कमिश्नर को उन पर पूर्ण विश्वास नहीं था। ये रायपुर स्थित अंग्रेज फौज के अविश्वास का ही परिणाम था कि वीर नारायण सिंह पर उनको कार्रवाई करने के लिए 20 दिन लग गए। जनहित में वीर नारायण सिंह का अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक उन्हें ही कहा जाता है। अंग्रेज ने इसे विद्रोह माना। जिले में अव्यवस्था प्रशासन के खिलाफ प्रयुक्त अवसर था। सोनाखान गांव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोनाखान आने वाले रास्तों में नाकाबंदी कर दीवारें खड़ी करवा दी गई। वीर नारायण सिंह ने निकट के गांव की सीमा पर शस्त्र गोला बारूद इकट्ठा किए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी एंगेज डिप्टी कमिश्नर सी इलियट के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था, तो वीर नारायण सिंह के लिए आत्मसम्मान, देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत के लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल व घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के रामगढ़ व सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधि को रोकने हेतु भेजी गई थी। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए तथा उन्होंने शपथ ली कि वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में वे प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। ये छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह पहले किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर किसानों की शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य सर्वप्रथम वीर नारायण सिंह ने ही किया। उनकी सेना में किसान भी भर्ती हुए, परंतु
उनके पास न पर्याप्त हथियार थे न ही कोई सैनिक प्रशिक्षण, पर उनके पर अटूट मनोबल, साहस था और स्वाधीनता के लिए संघर्ष संकल्प जो अत्याचार अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल साहस से कोई बड़ा हथियार नहीं होता। देखते देखते सोनाखान गांव एक फौजी छावनी में बदल गया। जंगल के बीच इस गांव में बंदूक तीर कमान की झनकार सुनाई देनी पड़ने लगी। स्वतंत्रता के आवाज सोनाखान की इस जंगल से उठी थी। इसी बीच अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समय अभाव के कारण वीर नारायण सिंह ने केबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर पाया है, अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण है। तत्काल अंग्रेज अधिकारी स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी की पूर्ण नाकाबंदी आदेशित कर 80 सैनिकों की नियुक्ति की गई। अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन व खरौद में 8 दिन लग गए थे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले नीमतला फिर देवरी पहुंचा। ये 30 सितंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार बैठा था। देवरी का जमींदार वीर नारायण सिंह का रिश्ते में काका लगता था। उसकी वीर नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। हमेशा जयचंदों ने इस देश को विदेशी शक्तियों को बेच दिया है। ऐसी व्यवस्था की कि वीर नारायण सिंह को सोनाखान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके। सोनाखान जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है। सोनाखान की ओर प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1957 को प्रातःकाल देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साया और शिवरी नारायण का बाला पुजारी भी साथ थे। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। स्मिथ की फौज जब सोनाखान से 3 फरलांग दूर रह गई थी तब एक नाला पड़ा। उस समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। तोप एवं बंदूकों से हमले प्रारंभ हो गए। स्मिथ लिखता है, किंतु हम आगे बढ़ते रहे तथा सुरक्षित रुंद से दोपहर तक सोनाखान पहुंच गए। हरिठाकुर का मत है कि प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था, परंतु ठीक समय पर सैन्य मदद मिले जाने से वे आगे बढ़ते ही चले गए। वीर नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे। अतः वीर नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलते ही पुनः आक्रमण कर सके। स्मिथ की सेना शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। ये भी अन्य गांवों की तरह पूर्ण रूप से खाली था। स्मिथ ने घर से पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया, किंतु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया था जब तक कि कटगी से लोग सहायता के लिए न आ जाएं, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके। पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोलाबारी कर वीर नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से ये दृश्य देख रहे थे। जंगल के दूसरी ओर से नारायण सिंह की सेना ने गोलियों की बौछार शुरू की। इसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों का लगातार आगमन देखा। जलते हुए सोनाखान ग्राम के उस पार पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की वह रात्रि बेचैनी में व्यतीत हुई। सोनाखान धू धू कर जल रहा था। वीर नारायण सिंह ने स्मिथ से रणक्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सुबह तक वीर नारायण सिंह ने देखा कि सोनाखान राख के ढेर में बदल चुका है। वीर नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की ही मदद से कुचल दिया था। स्मिथ ने वीर नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोनाखान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर वापस चल दिया तथा 5 दिसंबर को रायपुर पहुंचा। वीर नारायण सिंह को उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दिया एवं स्मिथ ने संबलपुर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजे, क्योंकि उस समय वह उस जिले में था। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में नई नियुक्तियां की जाएं तथा नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द कर दिया जाए।
डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा 01 और अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी। 9 दिसंबर 1957 को इलियट ने रायपुर स्थित 3रा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे कल उषाकाल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है आप इस कार्यवाही को देखने और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं। अनु शंभू दयाल गुरु 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामील कर दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक नारायण सिंह देने के कुकृत्य से जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर की जनता एवं सैनिकों किंतु कालांतर में ये के समक्ष दी प्रेरणा के हनुमान सिंह राजपूत ने गई रूप में 18 की जनवरी किया था। विद्रोह के घटना ने अल्पकाल 1858 के विद्रोह के हेतु ब्रिटिश अफसर पर आतंक का दृष्टिगत हुई बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 भय प्रदर्शित जिसका किया नेतृत्व 20 जनवरी 1958 को सार्वजनिक फांसी दी जिसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग थे। शहीद नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आजादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी दौर था जिसने ये सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधक रही थी। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम नैनाया तथा वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोनाखान जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की वीरगाथा घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता दौर नारायण से ये कहकर याद करती है, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोनाखान से। शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है। बड़ी शान से छत्तीसगढ़ के इस महान वीर सपूत को नमन नमन। आदिवासियों का गौरव देश की शान ऐसे थे हमरे वीर नारायण सिंह महान। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।